हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है वो डिस्कशन कर रखा है अप टू द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द सिटीजनशिप। तो वहां तक हम लोगों ने जो भी बातें करी हुई हैं, काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व हुआ है और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती गई कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। उसमें किस तरीके से 22 पार्ट्स के अंदर चीजों को अरेंज करके रखा गया है। तो पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कशन किया, दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 जो है हमने डिस्कशन किया अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो लेक्चर हम देखने जा रहे हैं या फिर समझने जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब जिस तरीके का इंपॉर्टेंस आपका प्रियम्बल रखता है, उस तरीके का इंपॉर्टेंस जो है वो फंडामेंटल राइट्स रखता है। अगर एक लाइन में अगर हम समझने की बात करें कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज इतना सक्सेसफुल है या फिर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि 1950 में 1949 में बनने के बाद आज तक वो कॉन्स्टिट्यूशन यहां तक चलते आ रहा है और निकट भविष्य में भी ये काफी लंबे समय तक चलेगा जैसा प्रतीत हो रहा है, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब इस पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है या फिर इतने सही हैं या फिर ये इतने अच्छे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज तक इतना अच्छा या फिर इतने अच्छे से एक्सेप्टेबल है। दैट इज इट इज एक्सेप्टेबल बाय ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। भारत के हर नागरिक, हर सेक्शन, हर व्यक्ति, विशेष संप्रदाय, जाति, समाज, सबको फोकस करते हुए इस राइट्स को बनाया गया है, रखा गया है। अगर ये राइट्स ना होते तो शायद आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना रहता। कहने का मतलब दुनिया के बहुत सारे देश 1949, 50, 48, 47 के टाइम पर आजाद हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा या जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे या फिर जो फ्रेंच के अधीन थे, तो बहुत सारी कॉलोनीज बनी और बहुत सारे देश जो थे वो आजाद हुए उस टाइम पे। बहुत सारे देशों के संविधान भी बने उस टाइम पे, लेकिन वो उतने एक्सेप्टेबल नहीं रहे जितना एक्सेप्टेबल आज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे इस पार्ट के अंदर, और इसको कहां से लिया गया है, किस तरीके से इसमें बातें की गई हैं, क्या बातें की गई हैं कि ये इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल है या फिर इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यह है कि हमारा जो संविधान का भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। मूल अधिकार का मतलब यह होता है कि जो अधिकार अति आवश्यक है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, एक ह्यूमन होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, जो अधिकार प्रकृति ने हमें दे रखे हैं, एक इंसान को प्रकृति के द्वारा जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का विवरण जो है इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। कहने का मतलब इन अधिकारों को आपसे छीना नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इन अधिकारों को इंसान को मिलना ही मिलना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति विशेष का एक कंप्लीट, एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अगर ये इन अधिकारों से वंचित रखा जाए किसी इंसान को, तो उस इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। कहने का मतलब एक शारीरिक विकास तो हो जाएगा, लेकिन जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जिसमें शारीरिक और मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं आप, कहने का मतलब एक ओवरऑल जो एक इंसान का डेवलपमेंट होता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स, जिसमें इंसान को सोचने की क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता, सब कुछ मिलते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको लिया गया है, इनका इंस्पिरेशन जो है ये हम लोगों ने लिया है यूएसए से। अमेरिका के संविधान में एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स में अधिकारों का विवरण दिया गया है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, उन्होंने जब अमेरिका के संविधान को देखा तो वहां से उन्होंने ये पाया कि भाई साहब, हमारे संविधान में भी ये अधिकारों का विवरण होना चाहिए। आज तक अंग्रेजों के अधीन जो इंडियंस थे, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं थे उनके। तो अब जो लोग हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, ताकि उनका एक ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके और उनको सोचने की और समझने की एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड होकर के इन फंडामेंटल राइट्स का विवरण हमने हमारे संविधान के अंदर रखा है। जो एक पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर
कहने का मतलब है, जिसका मतलब है मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तभी संविधान है। कहने का मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हमारे संविधान में तो हमारा संविधान शायद आज इतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, मैग्ना कार्टा क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहां पे मेंशन्ड है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारत का मैग्ना कार्टा है। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली एक जगह है ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जहां पर पहली बार डेमोक्रेसी नामक चीज आई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर क्या था, ऑटोक्रेसी थी। आज के टाइम पे भी जो वहां के हेड हैं वो वहां के राजा ही होते हैं, क्राउन ही होता है। तो टाइम है सन 1215 का, और 1215 में पहली बार डेमोक्रेसी नामक चीज आई थी। वहां के लोगों को अधिकार दिए गए थे। तो वो जो अधिकार मिला तो उसकी वजह से एक नई शुरुआत होती है ब्रिटेन के इतिहास में, या फिर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ब्रिटेन के अंदर जो रूल है उसमें एक चेंज आता है, एक नई दिशा मिलती है, जिसकी वजह से कभी भी कहीं पर भी अगर किसी भी चीज की नई शुरुआत होती है जिससे पुरानी दिशा और दशा बदल जाती है लोगों की, तो उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो कहने का मतलब जैसे ये फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हैं, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए हैं, तो हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनकी दशा और दिशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। पहले हमारे देश के किसी भी नागरिक के पास कुछ भी अधिकार जैसी कोई चीज नहीं थी। सरकार जिस तरीके से चाहती थी वैसा नियम कानून बनाती थी और उस तरीके से रूल करती थी। लेकिन अभी ये जो फंडामेंटल राइट्स के आ जाने की वजह से सरकार के नियम कानून या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी क्या बोल सकते हैं, गलत तरीके का नियम इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। जनता के पास अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों का कोई भी हनन नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा एक जगह है ब्रिटेन के अंदर जहां पर पहली बार डेमोक्रेसी जैसी चीज इंग्लैंड के अंदर आई थी। और इसीलिए कभी भी, जैसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि जैसे चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो कहने का मतलब आप इस मैग्ना कार्टा को कई जगह देखेंगे, पॉलिटी में देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे, और अगर कहीं पर भी किसी भी चीज की नई शुरुआत हो रही है तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं मैग्ना कार्टा से। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं। ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये बहुत ही लंबा और विस्तृत तरीके से समझाया गया है। अमेरिका के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनके फंडामेंटल राइट्स से कहीं ज्यादा विस्तृत और डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को। These are justiciable. These are justiciable. Justiciable का मतलब ये होता है कि अगर किसी के अधिकारों का हनन किया गया, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया गया, तो वो जो व्यक्ति है जा करके न्यायालय में उस अधिकार के लिए वाद कर सकता है। कहने का मतलब दैट में वाद योग्य है ये अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जो आपको इस अधिकार को दिलवाएगी ही दिलवाएगी। दैट इज द गारंटीड। हमारा जो संविधान है वो गारंटी देता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी न्यायालय है वो आपको आपके अधिकार दिलवा करके रहेंगे। कोई भी व्यक्ति विशेष, संस्था, फर्म, सरकार आपके अधिकारों को आपसे छीन नहीं सकती है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जस्टिशिएबल। तो जस्टिशिएबल, अब देखते हैं कि ये किस तरीके से जस्टिशिएबल है। आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर गारंटीड, दिए जाएंगे, आपको बिल्कुल दिया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है अगर किसी घर में पैदा होता है तो उसको उसके घर के जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो उसकी हो जाती हैं एक तरीके से, और अपने घर के अंदर बहुत सारे अधिकार आपको मिलते हैं। उसी तरीके से भारत नामक देश में अगर आप पैदा होते हैं या फिर आपको यहाँ की नागरिकता किसी भी तरीके से मिलती है, तो आपके अपने कुछ अधिकार हैं जो ये देश, ये जो संविधान है वो आपको देता है। और उन अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी
जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और हमारे संविधान में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट आपको उन अधिकारों को दिलवाएगा, इस चीज की गारंटी है। तो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब किसी भी तरीके से आपको ये दिलवाया ही दिलवाया जाएगा, समय कितना भी लग जाए, लेकिन आपको इन अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता है। अपहोल्ड्स द इक्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ नेशन। अच्छा, यहां पे एक चीज बोला गया है कि पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी स्थान पे पैदा हुआ हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा और इन अधिकारों को बिना भेदभाव के उसको दिलवाया जाएगा। ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, कुछ नहीं। सिंपल फंडामेंटल राइट इज फंडामेंटल राइट इज फॉर एवरीवन, हर एक नागरिक के लिए है। अगली चीज ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो देश के या फिर लोगों के इक्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सभी व्यक्ति के जो क्या बोल सकते हैं इक्वालिटी है और उसकी डिग्निटी है, इसको ध्यान में रखते हुए इन फंडामेंटल राइट्स को दिया जाता है लोगों को। अगली चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक है पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ नेशन। तो एक चीज यहां पे आप जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स आपको दिलाए तो जाएंगे, आपको दिए जाएंगे, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए और देश की एकता और अखंडता को देखते हुए और समझते हुए। कहने का मतलब यह है कि आपको अधिकार मिल तो गया कि आपको आपके कहीं पर भी जाकर के रहने का अधिकार है, कहीं पर भी जाकर के बसने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाकर के अंडमान एंड निकोबार या फिर किसी भी जगह में आदिवासियों के पास पहुंचे और पूरा जंगल खाली करा दिया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया आपने। तो इन अधिकारों को आपको दिया गया है, लेकिन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ दिया गया है और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको ये कहता है कि भाई साहब आपको अधिकार तब तक है जब तक किसी को आपके अधिकारों से, आपके फ्रीडम से कोई तकलीफ ना हो। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर आपके अधिकार से, आपके फ्रीडम से किसी को तकलीफ होती है तो आपके फंडामेंटल राइट्स वहां पे वायलेट हो जाएंगे। आप तब तक आजाद हैं जब तक किसी और को तकलीफ नहीं होती है। और देश की एकता और अखंडता को बिल्कुल संजो के रखना है और देश की एकता और अखंडता पे बिल्कुल भी आंच नहीं आनी चाहिए। आपके अधिकार तभी तक हैं जब तक देश है, और देश की एकता और अखंडता जहां खंडित होती है वहां पे आपके अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे और ये खत्म करने का अधिकार जो है ये आपके पार्लियामेंट को मिला हुआ है। अगली चीज देखते हैं यहां पे, फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, प्रिवेंटिंग द ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, देखिए हमारे प्रियम्बल के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था 3 चीजों के बारे में। हमारा जो प्रियम्बल है वो बोलता है हमें कि जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और हमारे संविधान में जो हमारा जो देश है वहां पर डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी भी 3 प्रकार की, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके राजनीतिक डेमोक्रेसी को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राजनीतिक डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। जबकि सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाई डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के तहत उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो अभी हम जो देख रहे हैं दैट इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पर फंडामेंटल राइट्स के तहत आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर किया जाता है। कहने का मतलब जो शक्ति है वो सभी को दी जाएगी और भारत के हर नागरिक को बचाया जाएगा इन अधिकारों के मदद से फ्रॉम द अथॉरिटेरियन रूल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक एंड द प्राइवेट बॉडीज। कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर किसी भी नागरिक के ऊपर सरकार कोई भी जबरदस्ती का नियम नहीं बना सकती है। नॉट ओनली सरकार, कोई भी प्राइवेट शक्ति भी देश के लोगों के ऊपर कोई भी अथॉरिटेटिव या फिर जबरदस्ती के शासन
को नहीं चला सकती है, कोई भी जबरदस्ती के नियम नहीं बना सकती है। तो इन सारे अथॉरिटेरियन रूल को रोकने के लिए या उनसे बचाने के लिए इन फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है और इनका सेफगार्ड किया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। डेस्पोटिक रूल का मतलब ऐसे ही कि सरकार ने कुछ भी अचानक से रूल बना दिया अपने फायदे को देखते हुए। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये नेगेटिव होते हैं। ये किसके लिए नेगेटिव? जनता के लिए तो पॉजिटिव हैं, लेकिन सरकार के लिए काफी नेगेटिव हैं, क्योंकि सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नियम नहीं बना सकती है। और इन फंडामेंटल राइट्स से इंश्योर किया जाता है रूल ऑफ लॉ को। कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी मर्जी से कोई भी नियम नहीं बना सकता है और बना करके देश के अंदर चलवाने लग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यहां पे पब्लिक के लिए रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया गया है। कहने का मतलब जो नियम बना है वही नियम लागू होगा। अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी नियम बना करके देश में लागू नहीं करवा सकता है। प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ द स्टेट्स। अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जनता की जो आजादी है, जनता के जो फ्रीडम है, उस चीज को कोई भी कर्ब नहीं कर सकता, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे कि वो सरकार क्यों ना हो या फिर कोई भी प्राइवेट बॉडी अपने फायदे के लिए या सरकार अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं कर सकती है। जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार मिले हैं। अगली बात, इट एम्स एस्टैब्लिशिंग द गवर्नमेंट ऑफ लॉ। अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि यहां पे इन फंडामेंटल राइट्स की मदद से गवर्नमेंट ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाता है, ना कि रूल ऑफ पीपल। किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम को नहीं चलाया जाएगा। यहां पे जो सरकार के द्वारा या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाता है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाए हुए हैं उन्हीं को चलाया जाएगा, नॉट ऑफ मेन। कोई भी व्यक्ति विशेष, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना देते थे और उस कानून को क्या कर दिया जाता था, इंप्लीमेंट कर दिया जाता था। तो कहने का मतलब उसमें राजा का क्या होता था, हित होता था और जनता का उसमें हो सकता था नुकसान हो सके। लेकिन अब ऐसा कोई भी नियम नहीं बन सकता है। सरकार भी इवन अपना नियम नहीं बना सकती है। जहां यहां पे जो सरकार बनेंगे, जो भी कानून बनेगा वो पार्लियामेंट के अंदर बनेगा और वहां पे पार्लियामेंट के अंदर उसको एक मेजॉरिटी के साथ पास कराना होता है। और आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर हर जाति, हर व्यक्ति, हर विशेष टाइप के लोग होते हैं जो कि देश के अलग अलग सेक्शन से आते हैं। तो कहने का मतलब उनका जो मत होता है वो एक तरीके से पूरे देश का मत होता है। तो रूल जो भी बनेगा वो सबको देखते हुए बनेगा और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वो इंश्योर करते हैं रूल ऑफ गवर्नमेंट, नॉट ऑफ मैन। किसी एक व्यक्ति के कानून को नहीं चलाया जाएगा। यहां पे जो सर्वसम्मति से कानून बना है उसी कानून को लागू करवाता है। ये फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो जमीन के ऊपर जो भी नियम कानून बना है सिर्फ और सिर्फ वही चलेगा। किसी व्यक्ति विशेष का कोई भी अथॉरिटेरियन, कोई भी डेस्पोटिक नियम, अनाप शनाप कुछ भी नियम नहीं चलेगा इस देश के अंदर। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये अधिकार मिलते हैं तो इंसान का एक संपूर्ण विकास जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो यहां पर देखिए, दिस आर द मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। दीज आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, मोरल एंड स्पिरिचुअल, इन तीनों तरीके से क्या होता है। तो यहां पे देखिए ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है। अब ऑल अराउंड डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? मटेरियल आएगा, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, मोरल जो कहने का मतलब एक मोरल वैल्यूज जो होते हैं, और एक स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। तो हर तरीके से विकास के लिए महत्वपूर्ण है आपके ये फंडामेंटल राइट्स। यहां पे ये बिल ऑफ राइट्स की बात की गई है और यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का जो है एवोल्यूशन हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं मैग्ना कार्टा जो है ये चार्टर ऑफ राइट्स, जो कि
किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1215 के अंदर बैरन्स ने विद्रोह किया था। बैरन्स बेसिकली क्या है कि ये ब्रिटेन के अंदर जो उच्च या फिर अमीर लोगों का जो क्या बोल सकते हैं ग्रुप था, और ये जो अमीर लोग थे ये ब्रिटेन के राजा के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। ये वॉर हुआ था, फर्स्ट बैरन वॉर जो हुआ था 1215 से लेकर के 1217 के बीच में। और उसके बाद आप एक तरीके से देखें तो राइट्स मिले थे, फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे लोगों को, बैरन्स को राइट्स मिले थे और राजा ने दिया था इन राइट्स को, तो इसीलिए इस चीज को बोल रहे हैं मैग्ना कार्टा। ये अमेरिका का मैप आप देख सकते हैं जहां से फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंस्पायर्ड हैं। अमेरिका के मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे 51 इनके क्या है राज्य हैं, स्टेट्स हैं। जैसे इंडिया के अंदर कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे अमेरिका के अंदर 51 स्टेट्स हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है कि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर, प्योरली फेडरल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो राज्य हैं हर राज्य का अपना झंडा है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और गवर्नमेंट जो है किसी भी राज्य का बाउंड्री चेंज नहीं कर सकती है उनके परमिशन के खिलाफ। जबकि इंडिया में क्या है, किसी भी राज्य की बाउंड्री जो है वो चेंज की जा सकती है, उसका नाम चेंज किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट को लगता है, पार्लियामेंट को ये लगता है तो। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कितने टाइप के हैं। तो इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स है यहां पर 7 प्रकार के अधिकार हुआ करते थे। आज के टाइम पे कितने टाइप के राइट्स हैं, तो 6 टाइप के राइट्स हैं। तो इन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी किया जा सकता है, इन फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है, कहने का मतलब इनको छोटा किया जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये कहने का मतलब एकदम आपको ऐसा नहीं है कि एकदम आजादी मिल गई तो भाई साहब आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। इनको दिया गया है विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और समय पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो इन अधिकारों को क्या किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा। हाँ, ये चीज है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर के भी बारे में देखेंगे हम कि जो केशवानंद भारती केस 1973 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, वहां से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इवॉल्व होता है। बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहां कहीं पर पूरे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर को बताया नहीं गया है। ये समय समय पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं तो वहां से इन चीजों को सीख किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मूल संरचना है हमारे संविधान की, जो मूल भावना है हमारे संविधान की, या फिर जो हमारे फ्रेमर्स जो करना चाहते थे हमारे लोगों के लिए, तो वो सारे अधिकार आपको देने हैं, और समय समय पर जरूरत पड़ेगी तो उनमें बदलाव तो आवश्यक होता ही है बिल्कुल, लेकिन उन बदलावों को इतना ना बदल दिया जाए कि जो फ्रेमर्स थे, जो उनके विचार थे, वो विचार ही खत्म हो जाए, और जो संविधान हमारा इंश्योर करता है भारत की जनता के लिए वो इंश्योरिटी ही खत्म हो जाए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हम समय पे आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि क्या होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को आप ये समझ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हमारे इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो जो एक्सियल स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, वो क्या है, प्रोवाइड कर रहा है, ढांचा प्रोवाइड कर रहा है बॉडी की। तो अगर शरीर से रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो बॉडी बचेगी कहां। तो कहने का मतलब मूल जो भावना है हमारे संविधान निर्माताओं की, और जो हमारा संविधान एक भारतीय नागरिक को जो भी अच्छी चीजें देता है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं, देखते हैं कि क्या है ये टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आज के समय में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, और 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक संविधान संशोधन के तहत एक अधिकार को हटा दिया गया था। तो सबसे पहले जो अधिकार है दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वलिटी, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये हमारे संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं, और ये राइट्स जो हैं आपके जाते हैं आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 के बीच में। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स का विवरण दिया गया है। और ये कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले कितने थे, तो 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे, और इन्हीं आर्टिकल्स को एक एक करके हर एक आर्टिकल को अपन डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टाइप ऑफ द फंडामेंटल राइट है, मतलब देखिए
आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उसमें अलग अलग टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 6 प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, इक्वालिटी। समानता का अधिकार जो है ये प्रदान किया गया है आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 के बीच में। आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 के बीच में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 के बीच में दिया गया है। अगली चीज है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। कहने का मतलब किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता है। और ये आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल 23 से आर्टिकल नंबर 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपने हिसाब से धर्म को चुन सकते हैं। आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 के बीच में इसको बताया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फिर उसके बाद जिस भी रिलीजन को आप एडॉप्ट करेंगे उसके कल्चर को, उसकी शिक्षा को आपको ग्रहण करने का अधिकार है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल नंबर 29 से 30 के बीच में दिया हुआ है। ये जो फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये संविधान संशोधन 44 में चेंज कर दिया गया है। 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसको हटा दिया गया है। कहने का मतलब भारत के अंदर पहले अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो सरकार के द्वारा उसको संपत्ति दी जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको लीगल राइट्स के तहत रखा गया है भाग 12 के अंदर, आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए, लीगल राइट्स के तहत इसको डाला गया है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर कोई संपत्ति है तो वो आपकी है और उस संपत्ति से आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। आपकी संपत्ति आपकी है। क्लियर? कहने का मतलब आपके पुरखों की जमीन हो वो आपकी हो जाएगी, आपसे उसको कोई छीन नहीं सकता है। आप अगर कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहां से जो संपत्ति अर्जित करेंगे वो आप ही की होगी, आपसे उस संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, इस चीज को बताया गया है कि भाई साहब अब आपको कोई नई संपत्ति नहीं दी जाएगी। अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। कहने का मतलब अगर आपको बता दिया जाए कि भाई आपके पास अधिकार हैं, और अगर मान लीजिए कि आपके पास अधिकार हैं और आप उस अधिकार को पा ही नहीं पा रहे हैं, आपको वो अधिकार मिल नहीं रहा है, बस सुनने में आ रहा है कि हाँ ये होगा, और इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब होगा, कैसे होगा, तो उन अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं ये ठीक करने का काम है। कहने का मतलब आपके अधिकार आपको मिले हैं संविधान के द्वारा और आपके अधिकार आपको नहीं मिलते हैं अगर, तो कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके अधिकार दिलवाएगा। और आपको आपके अधिकार दिलवाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल नंबर 226 के तहत आपको अधिकार दिलवाएगा, आपके फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करवाएगा, आपको देगा। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 से 18, फिर उसके बाद देखिए सबसे पहले समानता का अधिकार दिलाएंगे, फिर उसके बाद आजादी का अधिकार मिलेगा आपको आजादी मिली है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22। क्या क्या आजादी मिली है, क्या क्या समानताएं मिली हैं, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है आपका। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपने हिसाब से अपने भगवान को चुन सकते हैं, अपना पूजा कर सकते हैं, अपनी आस्था अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, रख सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा।
फिर उसके बाद आप अपने रिलीजन के हिसाब से उस कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी जो भी रिलीजियस शिक्षा है उसको ग्रहण कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 29, 30 और फिर आर्टिकल नंबर 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको अब हटा दिया गया है क्योंकि हमारी देश की आबादी बहुत ज्यादा है और उसको सरकार के द्वारा प्रॉपर्टी देना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए इसको चेंज कर दिया गया, इसको हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और फिर उसके बाद अगर आपको आपके अधिकारों से कोई भी वंचित करता है तो आपको अधिकार दिलवाएगा और वो है सुप्रीम कोर्ट, और बिल्कुल गारंटी दिलवाएगा, गारंटी है कि वो दिलवाएगा ही दिलवाएगा, आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट। फिर उसके बाद कुछ फीचर्स को देखते हैं हम कि फंडामेंटल राइट्स के क्या फीचर्स हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, और कुछ जो हैं फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। तो ये जितने अधिकार हैं, ये अधिकार एक तो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको भी प्रोवाइडेड है और कुछ बाहर के लोगों को। तो जैसे कि हम अगर एक घर की बात करते हैं तो घर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको अधिकार मिले हुए रहते हैं। वो अधिकार जो होते हैं वो उन घर वालों को ही मिलता है। लेकिन अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उनको उतने अधिकार नहीं दिए जाते हैं आपके घर के अंदर। तो जैसे कि कोई विदेशी है, बाहर का व्यक्ति आता है तो उसको कुछ अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो देखेंगे कि क्या है। तो अभी आप फिलहाल में इतना समझिए कि सारे अधिकार जो हैं वो राइट्स वो सिटीजन्स को तो मिलते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं ना, जो विदेशी हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था सिटीजनशिप में, एलियंस कहने का मतलब वो बाहर के लोग। एलियंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन और एक एनिमी एलियन। तो जो सिटीजन्स हैं उनको तो सारे प्रकार के अधिकार मिलेंगे, जो फ्रेंडली एलियंस हैं उनको थोड़े कम अधिकार मिलेंगे और एनिमी एलियन को कुछ नहीं मिलेगा, कोई अधिकार नहीं मिलेगा। थोड़े बहुत अधिकार हैं, जैसे कि कसाब को जुडिशियल कार्यवाही मिली थी, वहां पे भी उसको वकील दिया गया था। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ऑलरेडी इस बात को अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भाई साहब ये एब्सोल्यूट नहीं है। आप अधिकार के नाम पर ऐसा नहीं है कि पूरे सोसाइटी के अंदर बवाल मचा दें, आप जो मन करे वो करें कि हमारा अधिकार है, हम कहीं भी रह सकते हैं, और आप किसी के घर में गए और उसको घर से बाहर निकाल दिया कि हमारा अधिकार है कि भाई साहब हम कहीं भी रह सकते हैं। तो नहीं, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया कि आपका अधिकार तभी तक है जब तक दूसरे को दिक्कत ना हो। तो ये जो अधिकार हैं, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। सरकार को जब लगेगा कि आप अति मचा रहे हैं तो आपके अधिकारों को क्रब कर सकता है, हटा सकता है। imposed by the state with reasonable restrictions। जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि अधिकार हैं लेकिन इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि आप तभी तक फ्री हैं जब तक दूसरे को बंदिश फील ना हो। मतलब सामने वाला भी है, वो भी इंडियन है, तो उसको भी अधिकार है, तो उसको बंदिश फील नहीं होना चाहिए। और however the restrictions are decided by the courts, और जो भी restrictions हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और कोर्ट डिसाइड करता है और बैलेंस बनाने की कोशिश करता है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। तो आगे और भी फीचर्स हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।